हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इंटरफेस में देख रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। हम इस पाठ्यपुस्तक की एक श्रृंखला आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम इस पाठ्यपुस्तक का अध्याय नंबर 1 और उसका टॉपिक है जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसी तरह की श्रृंखला के साथ कक्षा 6, 7, 8 का अध्ययन कर लिया है और वो भी लाइन टू लाइन और अध्यायवार। आज की इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एवं परिचय। उसमें हम पढ़ेंगे जो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें हमने पिछले अध्याय की बात करें तो पिछले अध्याय में हमने अब तक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की कालीबंगा, आहट सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बागोर सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लिया है। वो भी लाइन टू लाइन, जहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं उसी आधार पर, उसी स्टिक विश्लेषण के साथ हमने इन सभ्यताओं को पढ़ा है। आज इससे आगे हम इसका पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के अकॉर्डिंग राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप तक के इस प्रकार की एक श्रृंखला अच्छी तरीके से पहुंचा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। आज के कंटेंट में पढ़ेंगे हम राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उससे आगे। पिछली क्लास की बात करें तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कालीबंगा सभ्यता के बारे में, इसके बाद में हमने पढ़ा आहट सभ्यता के बारे में, इसके बाद गिलुंड सभ्यता के बारे में। और यहाँ से जो प्रश्न जैसे पुट आउट कर रही है ना आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड, वो चीज़ें अच्छी तरीके से हमने वो क्लियर कर ली है। इसके बाद में बागुर सभ्यता को भी अच्छी तरीके से पढ़ा। इसके बाद हमने गणेश्वर सभ्यता को भी अच्छी तरीके से पढ़ा। इससे आगे पढ़ रहे हैं हम, और इन पाठ्य पुस्तकों का हम लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं ताकि हमारा एक भी प्रश्न गलत न हो। जब हम प्रतियोगी परीक्षा के दौरान जब हम वहाँ पेपर अटेम्प्ट करें तो उस समय हमें इस प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो कि राजस्थान जीके आपका कवर भी नहीं हुआ हो। आपका कंटेंट इससे क्लियर हो रहा है साथ साथ में, और साथ साथ में आपका राजस्थान जीके भी कवर हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसका पार्ट नंबर 2, अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान में इन सभ्यताओं के बारे में जो हमने ऊपर चर्चा की, इसके बाद जो मुख्य प्राचीन सभ्यताएं और बचती हैं उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि वहाँ टॉपिक बनता है आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो उसमें इन टॉपिकों के इन जो सभ्यताओं के बारे में तो पूछा ही जाता है। इनके साथ साथ में जो अन्य सभ्यताएं हैं राजस्थान में उनके बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहले ये भीनमाल, जो कि जालौर की ये सभ्यता है, ये महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने। भीनमाल सभ्यता का प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है कि भीनमाल सभ्यता कहाँ है। पहले तो ये पूछा जाएगा तो जालौर में है, और इसका उत्खनन किसने किया तो आर.सी. अग्रवाल ने। यहाँ से एक रोमन एम्पोरा, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक रोमन एम्पोरा सूरापात्र और एक यूनानी सुराई किस सभ्यता से मिली है? राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से एक रोमन एम्पोरा जिसे सूरापात्र कहते हैं और एक यूनानी सुराई किस सभ्यता से मिली है? तो वह भीनमाल सभ्यता, जो कि जालौर में पड़ती है, जिसकी खोज आर.सी. अग्रवाल ने की थी, जो कि एक विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। इस प्रकार से कथनीय प्रश्न बनेंगे। कथन ए, कथन आर का सही वर्गीकरण है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है 1, 2, 3, 4 आपको ऑप्शन दे देगा। उसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो इस प्रकार से आपके कथनीय प्रश्न भी बन सकते हैं जो सत्य असत्य वाले। तो इसमें एक तो बनेगा कि भीनमाल सभ्यता कहाँ है, जालौर में। उत्खननकर्ता कौन है तो आर.सी. अग्रवाल। और सूरापात्र और यूनानी सुराई कहाँ मिली है, जालौर से भीनमाल सभ्यता में। और विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है जब ये एम्पोरा मिलता है ना, एम्पोरा सूरापात्र और यूनानी सुराही मिलती है, तो ये क्या व्यापार केंद्र का विदेशी व्यापार केंद्र होने का हमें पुष्टिकरण करता है। तो इसमें ए और आर वाला कथन भी बन सकता है।
इसके बाद अगली अगर स्लाइड पढ़ें तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था। इसी प्रकार इसवाल सभ्यता कहाँ है? जब उदयपुर में प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोह युग उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं? तो वह है ईसवाल सभ्यता, जो कि उदयपुर में पाई गई है। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित विराट, जो कि जयपुर, आजकल विराट कहाँ पड़ता है? अपडेट अगर बात करें तो वो कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। तो ये थोड़े से नोट डाउन कर लेना, या फिर इसको एक अपडेट के रूप में देख लेना कि विराट सभ्यता है वो आजकल जयपुर में नहीं पड़ती है। वो कहाँ है? वो विराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से विराट सभ्यता की बात करें तो राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से, या भीम की डूंगरी या महादेव की डूंगरी के संबंध किस सभ्यता से है? तो विराट सभ्यता से। और किस सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह विराट सभ्यता से। दयाराम साहनी, बात करेंगे अगर इनके उत्खनन के बारे में तो दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इनके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो इस सभ्यता की खोज, विराट सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगर बात करें तो नील रतन बनर्जी ने और कैलाशनाथ दीक्षित ने। बेराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैं इन चीजों को लाइन टू लाइन क्यों करवा रहा हूँ कि प्रश्न आप पिछले एग्जाम में देखोगे, आप जाके पिछले एग्जामों को जाके बढ़िया तरीके से उन प्रश्नों को देखोगे तो यहाँ से प्रश्न लाइन टू लाइन, एक शब्द भी मिस नहीं करते हुए, एक शब्द भी चेंज नहीं करते हुए, एक शब्द में भी बदलाव नहीं करते हुए इन प्रश्नों को हूबहू उठा लिया, इन लाइनों को हूबहू उठा के और एक प्रश्न बना दिया। और उसमें अगर किसी ने थोड़ा सा डीपली बढ़िया तरीके से अध्ययन किया है तो ही प्रश्न वो सही कर सकता है। तो हम भी थोड़ा आराम से चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन बिल्कुल ही जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बढ़िया तरीके से स्थायित्व के रूप में पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो और हमारे साथ साथ में चीजें याद भी हो जाए। बेराट से एक गोल मंदिर, कि बेराट से क्या मिला है? एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की किस सभ्यता से गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो बेराट सभ्यता से। या ऐसा बन सकता है कि अशोक के स्तंभ, क्योंकि अशोक जो मौर्य काल से संबंधित था, तो अशोक के स्तंभ राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो है विराट सभ्यता से। विराट के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल सभ्यता कहाँ है? बालाथल उदयपुर में है। बात कर रहे थे हम ईसवाल की, वो भी उदयपुर में थी, और बेराट सभ्यता वो भी कहाँ थी? उदयपुर में थी। तो इस साल के बाद में बालाथल भी उदयपुर में एक सभ्यता स्थल का नाम है, जहाँ पे प्रोफेसर VN मिश्र द्वारा निर्देशन में उत्खनन एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुआ है। राजस्थान की किस सभ्यता का संबंध वो हड़प्पा सभ्यता से डायरेक्ट होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो वह बालाथल उदयपुर सभ्यता से। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। इसके बाद बात करें उज्जैन सभ्यता, वो कहाँ है? तो वह भीलवाड़ा में। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। बरौर सभ्यता ये है गंगानगर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में और जोधपुरा जयपुर में। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। नोए सभ्यता भरतपुर में और नगर सभ्यता वो टोंक में। सुमेलित करने वाले प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, अगर आप प्रश्नों को सुमेलित करने के लिए पूछा जाए तो वहां से प्रश्न बन सकते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, तो इसे बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेना। रंगमहल हनुमानगढ़, उजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बेरोर गंगानगर और तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुर जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोहे भरतपुर में और नगर टोंक में। इन सभ्यताओं को सुमेलित करना आ सकता है। स्थान को सुमेलित करना या जिले को सुमेलित करना भी प्रश्न बन सकते हैं। एग्जामिनर किसी प्रकार से भी प्रश्न को पुट आउट कर सकता है, तो हमारी तैयारी वो बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल भी हम कच्ची तैयारी के साथ में नहीं जाएंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी के साथ में चलेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और RBSC मूल पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है।
राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के विशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से प्राप्त हुए हैं। कौन सी? राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का जो स्रोत बनता है वो। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमुक शस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिसे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। ये एक कहानी, एक कथा है जिसकी वजह से माना जाता है कि मरुस्थल होने का कारण ये भी हो सकता है। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भू भाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का प्राप्त उल्लेख मिलता है। महाभारत के दौरान राजस्थान का जंगल प्रदेश, जिसे हम बीकानेर कहते हैं, जंगल प्रदेश हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अन्य नाम है, वहाँ पे हमने इनको पढ़ा जंगल प्रदेश को, जो कि बीकानेर और नागौर के बीच का जो क्षेत्र है वो जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र था या अधीनस्थ राज्य कहा जा सकता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ साथ राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले से ही अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणित जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम क्या है? जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। ये जो 2 वृत्तियां प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का जनपद। राजस्थान के जनपदों के बारे में चर्चा करें तो आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उनके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ये तो हम इतिहास में पढ़ते हैं 16 महाजनपदों के बारे में, और जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद, यानी 16 महाजनपदों में से हमारा राजस्थान में कौन सा जनपद था? मत्स्य जनपद, तो राजस्थान में ही स्थित था। और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सुरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इनके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास, यानी 16 महाजनपद थे ना, बौद्ध साहित्य में जो 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र हुआ है उसमें से तो एक पूरा का पूरा साम्राज्य जो मत्स्य जनपद था तो वो तो पूरा था, लेकिन जो इसके अलावा 16 महाजनपदों में से जो कुरुक्षेत्र आता है ना, कुरु, सूरसेन और अवंती, इसके कुछ एक भाग राजस्थान के जो उन क्षेत्रों में प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता है। देखिए चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र हम पढ़ते हैं ना, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जैसे मालव, योद्धे हैं और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए थे। किससे डरते हुए? सिकंदर से डरते हुए, सिकंदर के आक्रमण से डरते हुए। मत्स्य जनपद के बारे में बात करें तो आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में प्राप्त होता है, तो जिसकी प्राचीनता का प्रतीक है शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है।
अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब और सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग आते हैं। किसमें? मत्स्य जनपद की बात चल रही है, तो इसमें अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग आते हैं। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? विराटनगर। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। ये भी एक कहानी है कि विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उसकी शादी किससे हुई थी? तो अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे, जिन्होंने चक्रव्यूह युद्ध किया था, उसके साथ हुई थी। इनका पुत्र अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। इन शक्तिशाली जनपदों की दुर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति भी रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालवों की भांति भी चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहा। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। और मानता है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का विस्तार हो गया। मगध के राजाओं ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अधीन था। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद किन के अधीन था? मौर्य साम्राज्य के। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य गुण से इस तथ्य के को पुष्टि करते हैं। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? राजस्थान में जनपद के बारे में। इसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में और उनके जो स्थल हैं, जो संबंधित जिले हैं, स्थान हैं, उनके बारे में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसका अगला वीडियो हम लेके आएंगे, तो उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजपूतों की उत्पत्ति, जिसमें राजस्थान का इतिहास शुरू होता है, राजपूतों का राजवंश। आपके जो टॉपिक बनेगा, आपके पेपर में जो टॉपिक बनता है, आपके सिलेबस में टॉपिक बनता है, तो वो बनता है ये राजपूतों की उत्पत्ति, या फिर ये बनता है राजस्थान के राजवंश। आपके टॉपिक अगर आप बात करें तो ये राजवंश के नाम से प्रसिद्ध यहाँ आपके है। तो इनको हम कल पढ़ेंगे। कल का भी टॉपिक बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। कल का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ कि राजपूतों की उत्पत्ति का अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर लास्ट तक विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।